नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। मटेरियल को पे जब हम स्ट्रेस अप्लाई करके मटेरियल की डिफॉर्मेशन होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, तो इन अदर वर्ड आप डिफॉर्मिंग फोर्स जब मटेरियल पे लगाते हैं, मटेरियल को डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जब डिफॉर्मेशन होती है तो मटेरियल अपनी असल जगह से आगे की तरफ जाता है। तो दैट मीन आपने मटेरियल के पे क्या किया है, वर्क डन किया है डिफॉर्म्ड मटेरियल पे ऑलवेज। तो वर्क का ताल्लुक डायरेक्ट किसके साथ है बेटा, एनर्जी के साथ। वर्क डन ऑन द बॉडी result into energy gain of the body and work done by the body result into energy loss of the body। जो भी बॉडी वर्क करती है उसकी एनर्जी लॉस होती है, और जिस बॉडी के ऊपर भी वर्क होता है वो एनर्जी क्या करती है, गेन करती है। वर्क का एनर्जी के साथ ताल्लुक एक बड़ा गहरा। अब बेटा आपने कहा डिफॉर्मेशन में ऑलवेज वर्क डन होता है, तो बेटा वर्क की वजह से एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ज़हनों में ये डेवलप होता है कि स्ट्रेन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, किस एनर्जी को आप स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। क्या ये आपके पास, चूंकि नया नाम सुना है फर्स्ट टाइम स्ट्रेन एनर्जी का, इससे पहले हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी की बातें तो बहुत सारी करते रहे हम। तो बेटा स्ट्रेन एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी उन टाइप्स ऑफ एनर्जीज में से। तो याद रहे बेटा, जब भी कोई बॉडी बेटा ऐसी सूरत हाल में, बिलखसूस या आपने स्प्रिंग का केस पढ़ा होगा, डिफॉर्मेशन हो, आप मीन्स एक्सट्रीम की तरफ जाए, जब आप छोड़ें तो मुड़ के अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले, तो ऐसी सूरत हाल में सॉलिड में इलास्टिसिटी की वजह से वो रीगेन करती है। तो जब भी रीगेन करने वाली सूरत हाल हो तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। तो आपने कहा यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी भी स्टोर होगी, यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी डेवलप होगी, तो बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। याद रहे फर्स्ट ईयर में मैंने चैप्टर 4 में पोटेंशियल एनर्जी का बड़ा डिटेल कंसेप्ट शेयर किया आपके साथ कि पोटेंशियल एनर्जी only defined in conservative field। वो फील्ड बेटा नेचुरल फील्ड, नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, मसलन ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक वगैरह, वो हर वो फील्ड जिस फील्ड में आप बॉडी को क्या करें, अगेंस्ट द फील्ड लेके जाएं, तो जब छोड़ें बॉडी को तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर ले, रीगेन कर ले। तो हर उस फील्ड में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास ग्रेविटी के केस में आप किसी बॉडी को उठा के ऊपर लाते हैं, मुड़ के छोड़ते हैं तो बॉडी रीगेन कर लेती है, तो यहाँ कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह बेटा फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी को बियॉन्ड द लिमिट लेके जाते हैं, वो रिस्टोर नहीं करती, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो एक बच्ची ने क्वेश्चन भी किया था इस 3-4 दिन पहले कि इलास्टिक लिमिट के बाद कौन सी एनर्जी होगी, तो हम उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। प्लास्टिक रीजन में एनर्जी की बात हम कर लेंगे। तो बेटा यहां तक हमारे पास था स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही है स्ट्रेन एनर्जी। यानी जो स्ट्रेन एनर्जी है डिफॉर्मेशन की वजह से मटेरियल में डेवलप होती है। डिफॉर्मेशन होने के बाद ये आपने मटेरियल को डिफॉर्म कर दिया, डिफॉर्मेशन के बाद मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी की वजह से ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। तो बेटा ये जो रीगेन करने की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, इलास्टिक फोर्स की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से जो मटेरियल के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, स्ट्रेन एनर्जी नाम देते हैं। तो बेटा यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा कि ये होती कितनी है। लेट्स से ये स्प्रिंग है, इसको आपने
पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक डिस्प्लेस किया, सॉरी लेके गए फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम बाय अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स, और इसमें एक्सटेंशन हो गई एक्स। तो बेटा कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी ओ से ए तक ले जाते हुए? बेटा जितना आपने क्या किया है, वर्क डन किया है, जितना आपने वर्क डन किया है बॉडी को पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक ले जाते हुए, वो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगी। अब बेटा वर्क जहां तक भी ले जाना चाहते हैं फ्रैक्चर होने से पहले, वर्क डन तो करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क करेंगे आप, वो वर्क होगा किसके इक्वल? वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी के इक्वल होगा जो स्टोर्ड हुई है उस बॉडी के अंदर। अब बेटा जरा इधर हम आते हैं कि सवाल ये है कि वो ठीक है, वो वर्क डन के इक्वल तो होगी, लेकिन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम क्या करना चाहते हैं? कैलकुलेट करना चाहते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं, जिनमें से हम ग्राफिकल मेथड को हम यूज यहाँ पे उसके जरिए करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में भी कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड है फॉर फाइंडिंग एनर्जी। तो उसके लिए बेटा हम कोई सेटअप ले लेते हैं जिसमें फोर्स लगाते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं, और फिर हम उसमें क्या करते हैं? एनर्जी स्टोर्ड की सूरत हाल देखते हैं। तो बेटा लेट्स से ये मेरे पास कोई बॉडी है, ये कोई वायर है, और इस वायर के साथ नीचे मैंने कोई हैंगर लगाया हुआ है जिसके ऊपर मैं वेट रखता जाऊं। इस वक्त ये वायर मीन पोजीशन पे है, यानी मैं चाह ये रहा हूं कि इस वायर के अंदर डिफॉर्मेशन करने के बाद इसका ग्राफ बना के डिफॉर्मेशन और अप्लाइड फोर्स का हम एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। तो जो से देखेंगे, इस वायर के ऊपर मैंने क्या किया बेटा? मैंने इस वक्त ये मीन पोजीशन पे पॉइंट ओ पे मौजूद है। बेटा मैं इस वायर पे लोड अप्लाई करता हूं, मैं वेट रखता हूं, और जिसकी वजह से, बल्कि स्टार्ट पॉइंट कर लेते हैं पहले। स्टार्ट में क्या है? इस वक्त इस वायर पर लगने वाली फोर्स 0 है, क्योंकि ये वायर मीन पोजीशन पे मौजूद है। बेटा हम इसके ऊपर एक लोड रख देते हैं, जिस लोड की वजह से डाउनवर्ड क्या लगेगी? फोर्स, और फोर्स की वजह से क्या होगी? इसके अंदर एक्सटेंशन होगी। लेट्स से बेटा हमने जो लोड रखा जिसकी वजह से इसके अंदर जो फोर्स लगी वो F1 थी, और एक्सटेंशन हो गई इसके अंदर L1। स्टार्ट में इसकी लेंथ क्या थी बेटा? L थी। बेटा इसका ये पॉइंट गौर से देखना, L क्या थी? स्टार्ट की इस वायर की टोटल लेंथ थी। अब बेटा L1 क्या है? बेटा O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक की लेंथ है, और दैट इज ओनली चेंज इन लेंथ L1। अब टोटल लेंथ नहीं है ये मापा रहा। बेटा अपनी वीडियो ऑफ करो। इफत है, इफत बेटा वीडियो आप करें, वीडियो अपनी। आप सिर्फ स्क्रीन ये क्या कर रहे हैं? ये सेट करें स्क्रीन को, ये कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? ऑटोमेटिक नहीं ना आती है। एक मिनट बेटा मैं जरा स्क्रीन सेट करने लगाऊंगा। तो बात ये बेटा, मैं बात कर रहा था कि हमने फोर्स लगाई F1, एक्सटेंशन होगी कितनी? L1। L1 क्या है? चेंज इन लेंथ है, और L क्या है आपके पास? ओरिजिनल लेंथ है। और वायर में डिफॉर्मेशन होके A पॉइंट से O पॉइंट से A पे आ गई। अब बेटा मैंने फोर्स और बढ़ाई, मैंने फोर्स को कर दिया F2। अब एक्सटेंशन जो हुई L2 हुई,
और L2 कौन सी एक्सटेंशन है? टोटल O से लेके A तक नहीं है बेटा, L2 एक्सटेंशन है मेरे पास A से लेके B तक। अब बॉडी कहां पहुंच गई? A से लेके B तक। और फोर्स कौन सी लगी? F2। यानी F2 फोर्स ने पॉइंट A से खींच के पॉइंट B तक लगाई, यानी फोर्स बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल ये 2 न्यूटन थी, प्लस 1 न्यूटन और कर दी, 3 न्यूटन लगी। फिर बेटा मैंने क्या किया? फोर्स और बढ़ाई, फोर्स F3 की एक्सटेंशन L3 हुई और यहाँ पे क्या है? पॉइंट C पे पहुंच गई। इसी तरह से अप टू सो ऑन ये सिलसिला चलता रहा। फोर्स F4 की तो पॉइंट D तक पहुंच गई, ये सिलसिला चलता रहा। अब जब हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आता है बेटा, ये ग्राफ आता है और ग्राफ बनाएंगे हम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। इधर आ गई फोर्स और इधर आ गई क्या हमारे पास? एक्सटेंशन। अब हुकला क्या कहता है? हुकला कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को एक्सी लिख दें आप, या एक्सटेंशन को L1 लिख दें, लेकिन इलास्टिक L लिख दें, चेंज इन लेंथ लिख दें। लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहती बेटा। इलास्टिक लिमिट के बाद फोर्स और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते। तो बेटा हमने उधर ग्राफ ड्रा किया तो ग्राफ स्टार्ट में कुछ यूं आया हमारे पास, और लेट से ये पॉइंट है, फोर्स F1 लगी स्टार्ट में, ये पॉइंट O है, और जिसकी वजह से एक्सटेंशन हो गई। मैं डॉटेड लाइन लगाऊं ताकि आप लोगों को किसी को मसला ना हो, बल्कि वो ग्रीन मार्कर अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक हो गया। तो बेटा ये हमारे पास F1 फोर्स लग गई और इसकी वजह से जो एक्सटेंशन आ गई वो कितनी आ गई? L1 पॉइंट ये आ गया। तो ये O से लेके A तक आ गया ये। फिर बेटा क्या हुआ? फोर्स और बड़ी थी और एक्सटेंशन और बड़ी थी। लेट से ये है फोर्स F2। F2 वो सॉरी ये वो फोर्स है F2, दैट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ F1, पॉइंट B है, और इसकी वजह से एक्सटेंशन कितनी हुई? L2। L2 इज द एक्सटेंशन फ्रॉम L1 टू L2। इसी तरह बेटा फोर्स जब आपने F3 करी और एक्सटेंशन होगी L3 और अप टू सो ऑन, लेकिन एक खास लिमिट आ जाएगी बेटा, एक खास पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पे जाके ये अपनी क्या कर लेगा? वो इलास्टिक लिमिट यानी प्रोपोर्शनैलिटी को लूज कर देगा, और उससे आगे जाना चाहें आप तो आगे कुछ ग्राफ यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। तो ये पॉइंट अगर हम D कह लेते हैं तो ये पॉइंट E आ जाएगा और इस तरह से ये एंड आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा? ये सारी सूरत आपके पास डेवलप। आपने बेटा फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान ग्राफ ड्रा किया, फोर्स लगाने से जो डिफॉर्मेशन हुई उसकी सारी सूरत पड़ी, और उस सूरत को पढ़ने के लिए आपने हुकला भी लगाया, इलास्टिक लिमिट का भी यूज किया, आपने प्रोपोर्शनैलिटी भी स्टडी की, और उसके बाद इलास्टिसिटी, ये इलास्टिक मटेरियल का सॉरी प्लास्टिक मटेरियल का ये रिजल्ट है जिसमें प्लास्टिसिटी भी हो सकती है। ग्राफ आगे की तरफ जाके प्लास्टिसिटी को शो कर रहा है, यहाँ तक ऑलमोस्ट प्लास्टिसिटी। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि अब हम जा रहे हैं एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, बल्कि प्लास्टिसिटी का ग्राफ यहाँ से आगे जाएगा। यहाँ तक अगर प्रोपोर्शनल लिमिट है तो यहाँ थोड़ी सी प्रोपोर्शनल लिमिट से इलास्टिक लिमिट आगे होती है, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट क्या है? इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक ई पॉइंट तक वो सूरत है। अब हम वर्क फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बेटा। वर्क अगर कांस्टेंट फोर्स हो, चूंकि कितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ ले जाने में, यहाँ से यहाँ ले जाने में मटेरियल के कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड हुई है, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं
तो उसके लिए यहां से यहां ले जाने तक कितना वर्क फाइंड आउट किया। अब बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी वर्क डन, और वर्क होता है बेटा हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं, डी लिख देता हूं। तो बेटा यहां पे देखा जाए, बल्कि मैं वर्क नाम से ही सारी कैलकुलेशन कर लेता हूं। यहां पे देखा जाए तो ये जो है बेटा फोर्स क्या है, फोर्स है कांस्टेंट यहां पे, जबकि इन दिस केस फोर्स क्या है, वेरिएबल है बेटा। बेटा हर कंजर्वेटिव फोर्स वेरिएबल फोर्स होती है विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। बेटा यहां पे फोर्स 0 थी मीन पोजीशन पे, फोर्स बढ़ी F1 फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन हुई, यहां पहुंचने तक 10 न्यूटन हुई, यहां पहुंचने तक 15 न्यूटन है, लेट्स से ये रीडिंग फर्जी रीडिंग है। तो कहने का मतलब है फोर्स यहां पे वेरी कर रही है, फोर्स बदल रही है, फोर्स यहां पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। सो वेरिएबल फोर्स के लिए यहां चूंकि कांस्टेंट फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए क्या किया जाए, वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटा वेरिएबल फोर्स का केस फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 2 वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स आपने पढ़ा है। हम क्या करते हैं, छोटे 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 स्टेप्स ले लेते हैं, इतने छोटे स्टेप ले लेते हैं कि जिसमें क्या हो, फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं ये इस पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूं, ये एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेता हूं, जिस स्ट्रिप में ऑलमोस्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल ऑफ एक्स बहुत स्मॉल, और इस पॉइंट के दौरान मैं कंसीडर कर लेता हूं फोर्स एफ। F1 F2 F3 मैंने इसलिए नहीं लिखा कि कांस्टेंट फोर्स लिखना चाह रहा हूं तो F फोर्स लगी, ये मैंने बेटा F1 L1 F2 L2 से अलग लिया है। क्यों लिया, मेरे पास और भी बहुत सारे बेस थे बेटा, बुक ने ये वाला पॉइंट अलग लिया है, क्योंकि आपने बुक रीडिंग करनी है तो कोई पॉइंट आपके लिए कंफ्यूजिंग ना बने बुक रीडिंग करते हुए। तो बेटा यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने ये शेडेड रीजन कर दिया सारा, ये मैंने यानी इस तरह से पीछे भी मैं पीसेस बनाता जाऊं। तो आपने कहा कि वर्क डन यहां फाइंड करने का एक तरीका कार्य है कि वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन के लिए अंडर द ग्राफ आप छोटे छोटे पैचेस बनाते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप बन जाए, और हर पैच के क्रॉस वर्क डन अलग अलग निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ जो वर्क डन आ जाएगा शेडेड रीजन का, इसी तरह थ्रोड बनाएंगे आप, तो यहाँ जो वर्क आ जाएगा F इंटू डेल ऑफ एक्स। चूंकि डेल ऑफ एक्स बहुत स्मॉल है, अगर ये स्मॉल नहीं रखेंगे तो ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा, बल्कि ये क्या बन जाएगा, कुछ ट्रापीजियम टाइप की, यानी ये इस तरह की बात है, अगर स्मॉल पैच नहीं रखेंगे तो ये इस तरह की कुछ ट्रापीजियम टाइप की चीज बन जाएगी। तो पता चला रेक्टेंगल रखना क्या है, जरूरी है इस केस में। तो डेल एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं आप बेटा, डेल एक्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जब बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटे डेल एक्स के लिए आप डेल एक्स की जगह डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, ये भी चेंज इन, तो ये हो गया हमारे पास वर्क डन ऑफ दिस पैच। इसी तरह इधर भी पैच बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे, थ्रू आउट बना के आप टोटल वर्क डन उनका ऐड करके निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ ये डिस्कशन की कि एनर्जी फाइंड आउट करनी है यहां से लेके यहां तक, तो एनर्जी के लिए फार्मूला ये है, फार्मूले में फोर्स कांस्टेंट है, जबकि इस केस में फोर्स क्या है, वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल फोर्स हो तो आपने तरीका कार पड़ा हुआ है, उसको अप्लाई करते हुए मैंने छोटा सा एक रीजन ले लिया जिसके क्रॉस डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स हुआ, जो डिफॉर्मेशन डेल एक्स हुई, एक्सटेंशन डेल एक्स हुई, इतना छोटा पैच लिया मैंने, इतना छोटी विड्थ ली उसकी कि फोर्स क्या रही यहाँ पे, कांस्टेंट रही। अब कांस्टेंट फोर्स के केस में कितना सॉरी वो वर्क हुआ, ये हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह छोटे छोटे रेक्टेंगल बना के कैलकुलेट किया जा सकता है। एग्जैक्टली ये पॉइंट आपकी बुक में ना होता तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की तरफ जाता, और अभी हमने उधर ही जाना है, तो ये एक तरीका कार है। अब बेटा
इसमें फोर्स कांस्टेंट है। और यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इस केस में हमारे पास प्रॉब्लम है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। सो दूसरा मेथड ये है, लेट्स से हम ए पॉइंट तक का टोटल वर्क इकट्ठा करना चाह रहे हैं। इन दिस केस, क्योंकि इस केस में ऑलमोस्ट ये ट्राइंगल की शेप है, अगर ट्राइंगल की शेप ना हो, ट्राइंगल ना हो, फिर तो एग्जैक्टली ये एप्लीकेबल ही होगा और कोई हाल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल एग्जैक्ट ट्राइंगल है। एग्जैक्ट ट्राइंगल के केस में यहां तक देखें, चूंकि ओ से लेके ए तक प्रोपोर्शनलिटी रही है, तो एग्जैक्ट ट्राइंगल के केस में आपके पास वर्क आ जाएगा एरिया ऑफ द रीजन ओ ए, L1 कह लेता हूं, नाम कोई और रख लेता अच्छा था, ओ ए अप टू L1, L1 तो लेंथ का नाम है, DEF, इसको मैं F नाम रख लेता हूं, इसको मैं G नाम रख लेता हूं और इसको H रख लेता हूं। बुक के नाम से थोड़ी सी बेटा डिफरेंस आ गया है, बुक ने इस पॉइंट को H कहा हुआ है, क्योंकि बुक ने ये वाला पॉइंट नहीं लिया हुआ D, और ये उसका H हो जाएगा। मैंने कहा ये पॉइंट हो गया F, ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया A, ये B, ये G, ये D, ये H, ये E, ये I। नाम थोड़ा सा तजाद आ गया बुक के साथ, क्योंकि मैंने ये इजाफी पॉइंट ले लिया D वाला। तो बेटा वर्ग, तो ये जो है OAF, ये जो आपके पास, बल्कि ट्राइंगल कह लेते हैं, ट्राइंगल OAF, ट्राइंगल OAF, ये जो एरिया है बेटा इसके इक्वल वर्क। तो ये ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल के लिए हाफ ऑफ लेंथ क्रॉस विड्थ। अब लेंथ कितनी है, लेट से यहां से लेके यहां तक L1, और विड्थ कितनी है यहाँ पे, लेट से F से लेके A तक क्या है आपके पास F, यानी F यहां से लेके यहां तक विड्थ कितनी है F, सॉरी मैं हाँ F1 कितनी है F1, F से लेके A तक ये हाइट कितनी है F1, और ये कितनी है L1। तो हम ये निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ F1 इनटू L1। तो बेटा ट्राइंगल के केस में वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बड़ा आसान तरीकाकार था, उसमें बहुत छोटे पैचेस की जरूरत नहीं है। और ये ट्राइंगल वाला मेथड कहां तक एप्लीकेबल होगा, जहां तक ट्राइंगल है, जहां तक प्रोपोर्शनैलिटी है। प्रोपोर्शनैलिटी से बाहर जाएंगे तो ट्राइंगल की बात एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ F1 इनटू L1। तो बेटा इस तरह से दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर, तो यही एनर्जी है, ये हो जाएगी हाफ ऑफ F1 L1, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस केस अप टू दिस पॉइंट A, अप टू दिस पॉइंट A। अब बेटा दो बातें यहां पे, यहां तक हमने वर्क और एनर्जी निकाली, अब फिर यहां से यहां तक की करेंगे, फिर यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की। और दूसरा है ये जो फार्मूला है, इसको फोर्स और एक्सटेंशन की शक्ल में है, ये इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की शक्ल में लेना चाह रहे हैं। तो पहले मैं इसी फार्मूले को यहां तक की वर्क को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कन्वर्ट करता हूं, और फिर मैं यहां से आगे के वर्क की बात करूंगा। यहां तक हमने एनर्जी स्टोर, यहां तक हमने वर्क फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा ये था हमारे पास। अब बेटा मैं जा रहा हूं, 2 पॉइंट्स रहते हैं, 3 पॉइंट, बल्कि तीसरा पॉइंट में ग्राफ में स्लोप वगैरह की बातें करूंगा। टाइम कितना हुआ? अच्छा बच्चों, आज क्लास आपकी 8 बज के तकरीबन 7-8 मिनट तक जारी रहेगी। उसकी वजह है कि सर जैन के यूनिवर्सिटी में पेपर स्टार्ट हुए हैं, तो 8 बजे उनका पेपर होता है, वो फिर 8 बजे ऑनलाइन पेपर भेज के 8-10 पे क्लास शुरू करेंगे। कल भी यही वजह थी लेट होने की, तो ये टाइम टेबल आज इसीलिए मैंने 7:10 पर क्लास स्टार्ट किया, 7 बजे के बजाय, कि मुझे पता था आगे स्पेस है मेरे पास, तो ये 2-4 दिन के लिए मेरे पास स्पेस होती है, तो क्लास 7:10 पे स्टार्ट किया करूंगा और एंड 8:05 8:10 पे किया करूंगा। इस दौरान जूम ऐप अगर वो मीटिंग हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप लोगों ने कंटिन्यू करनी जब तक मैं, हाँ
एंड कह देता हूं मैं, तो वो एक अलग मामला। आखिर में जाके अगर डिस्कनेक्ट होती है तो फिर व्हाट्सएप कर दूंगा कि क्लास अगर कंटिन्यू ना करनी हुई। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि यहां से हम इसको कर सकते हैं यंग मॉडुलस की शक्ल में। तो यंग मॉडुलस, ये क्वेश्चन 2 को सेव रखें। अब मैं इसको यंग मॉडुलस की शक्ल में लेके जाना चाह रहा हूं। नजर आ रहा है जी? सब लिखा हुआ नजर आ रहा है? समझ आ रहा है? अच्छा, अब जी हमने कल यंग मॉडुलस के लिए पढ़ा था y इज इक्वल टू, यंग मॉडुलस की शक्ल में ले जाने के लिए मैं जस्ट क्या करूंगा, f1 की जगह वैल्यू पुट करूंगा। f1 की जगह जब वैल्यू आ जाएगी तो वो सामने आ जाएगी। तो 1/2, सॉरी, यंग मॉडुलस के लिए आपने पढ़ा था f/a इंटू l del l by l, सॉरी l by del l था आपके पास, क्योंकि ये था ना y इज इक्वल टू f/a हो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन del l by l, l ऊपर जाएगा तो l by क्या है आपके पास, del l। और यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था, फोर्स चेंज करें क्या चेंज होगा, एरिया चेंज करें क्या चेंजिंग आएगी, प्रोडक्ट किस तरह रहेगा, ये सारा कल हमने डिस्कस भी किया। और बड़ा इंपॉर्टेंट मजे का पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू एमसीक्यूज। तो बेटा इन दिस केस, इस केस में चूंकि फोर्स की जगह F1 लगी हुई है, एरिया तो उसका एरिया ही है मल्टीप्लाइड L ही है, और del L किसके इक्वल है, चेंज इन लेंथ कितनी हुई है, L1। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमने ये चेंजिंग कर ली। अब बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे F1 की वैल्यू, यानी हमारे पास इक्वेशन 2 मौजूद थी, 2 में हमने F1 की वैल्यू पुट करनी है। तो F1 की वैल्यू पुट करने के लिए बेटा हम यहाँ पर सूत्र बनाएंगे। F1 एक तरफ आ गया, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ चली गई। तो यहाँ से देखें L1 भी उधर चला जाएगा, L भी उधर चला जाएगा, A भी उधर चला जाएगा। तो बेटा F1 हो जाएगा हमारे पास, नजर आ रहा है जी, F1 हो जाएगा हमारे पास A L1 y डिवाइडेड बाय L। बेटा क्या हुआ, A L1 उधर चला गया, जाके मल्टीप्लाई हो गया y के साथ, और L उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। बेटा इसको इक्वेशन 3 कहें, और इक्वेशन 3 में हमने क्या किया, F1 की वैल्यू बनाई फ्रॉम मॉडुलस, और मॉडुलस इलास्टिसिटी से जो केस होगा उसके मुताबिक, यहाँ y की जगह यंग की जगह वॉल्यूम वाला बल्क वाला केस भी ले सकते हैं, अगर ये केस कौन सा होगा, बल्क वाला होगा, ये परेशानी की बात नहीं है। बेटा पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 3 and 2 वी हैव u इज इक्वल टू 1/2, F1 की जगह हमारे पास आ जाएगा AL1 डिवाइडेड बाई L इंटू y, पार्टिसिपेंट कितने सर, इंटू L1। अच्छा अच्छा बच्चों, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये किया कि F1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, और L1 अपनी जगह, L1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो U आ गया हमारे पास 1/2 A L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L इंटू y। तो बेटा ये है हमारे पास एनर्जी की वैल्यू। L1 क्या है बेटा, चेंज इन लेंथ है, इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लें तो ये हो जाएगा y, नहीं 1/2 y AL1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। L1 क्या है, लेंथ नहीं है, चेंज इन लेंथ है हमारे पास, क्या है ये, चेंज इन लेंथ है, डिवाइड बाय L क्या है। तो ये देख लें बेटा हमारे पास ये सूरत बनी। इस तरह से हमने एनर्जी इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी। इसका मतलब है जिस मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब है उस मटेरियल में एनर्जी, वो मटेरियल जो मोर इलास्टिक होगा उस मटेरियल की केस में वर्क करते हुए ज्यादा फोर्स चाहिए, तो लिहाजा ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होगी। सो इसका मतलब स्टील और रबर लें, सेम एक्सटेंशन के लिए ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होगी स्टील में एज कंपेयर टू रबर।
तो बेटा अब अगली बात, अब यहां से आगे अगर वर्क निकालना है क्या करें, यहां तक निकाल लिया बेटा, एक और बात है, टोटल जहां तक प्रोपोर्शनैलिटी है आप डायरेक्ट इकट्ठा निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक टोटल फोर्स ये लगी जो टोटल लेड एक्सटेंशन उसका हाफ हो गया, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां से अलग से आगे निकालना चाहें तो यहां से यहां तक देखें, ये केस देखें, यहां से यहां तक ये क्या है, ये बन रही है ट्रापीजियम। तो यहां से यहां अलग यहां तक निकला है, तो यहां से यहां अलग निकाले तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रापीजियम से निकालेंगे आप, क्योंकि ये क्या बन रही है आपके पास, ट्रापीजियम बन रही है। बेटा यहां से आगे की बात देखें, यहां से ये वाला आपने निकालना, तो ये भी क्या बन रही है, ट्रापीजियम बन रही है। बेटा इसी तरह यहां तक प्रोपोर्शनैलिटी है, आपके पास चॉइस है क्या, 1/2 टोटल फोर्स टोटल लेंथ चेंज इन लेंथ। लेकिन अगर टोटल यहां तक जाना चाहें तो ये ट्रापीजियम है, और ट्रापीजियम एग्जैक्टली यहां से जहां से प्रोपोर्शनैलिटी वो खत्म हो गई है, तो ट्रापीजियम के केस में आप क्या कर सकते हैं कि वो आप ये कर सकते हैं, ये ट्रापीजियम बन रही है आपके पास, तो आप ये कर सकते हैं कि छोटे छोटे पैचेस जिस तरह हमने यहाँ बनाया था उस तरह के पैचेस बना के आप वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं और वहां से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। बेटा अब जब तक बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर लेगी वहां तक ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। अब बेटा यहां से आगे भी इलास्टिक एनर्जी की सूरत तो बनेगी, क्योंकि बेटा वर्क डन तो आपको करना पड़ा है, लेकिन वो एनर्जी मुड़ के रीगेन वाली सूरत, यानी इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी मुड़ के जब छोड़ेंगे बॉडी को, जो वर्क किया आपने वो एनर्जी मुड़ के रीगेन हो जाएगी। लेकिन यहां से आगे जो आप लेके जाएंगे वर्क तो तब भी करना पड़ेगा, एनर्जी तब भी होगी, लेकिन वो एनर्जी मुड़ के रीगेन नहीं होगी। ये फर्क है, इस इलास्टिक लिमिट से पहले की एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी रीगेन हो जाती है, कन्वर्ट इनटू काइनेटिक हो जाती है। आपने जो वर्क करके एनर्जी स्टोर्ड की पोटेंशियल एनर्जी मुड़ के वो काइनेटिक में बदल जाती है। यहां से आगे जो प्लास्टिक रीजन में आप वर्क करते हैं वो एनर्जी फिर ये है बेटा मुड़ के रीगेन करने वाली सूरत नहीं बनती। अब बेटा मैं इसको रब करने लगा हूं, चूंकि ग्राफ के लिए मुझे दोबारा बात करनी पड़ेगी। टाइम कितना बजे, 8:03। अच्छा बच्चों, बस ये आखिरी बात करके हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। और आखिरी क्लास क्या है, आखिरी बात क्या है, सारी आखिरी बात क्या है, ये हमारे पास है बेटा फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ। बेटा इस ग्राफ में हमारे पास स्लोप बन रही है, ग्राफ की जो स्लोप बन रही है वो f/x बन रही है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अगर ये देखें जरा और से, f/x हमारे पास क्या बन रही है, स्लोप बन रही है। अगर हम इसको इस फार्मूले से देखें, जरा गौर से देख लें, ये इजाफी बात है जरूर, आपने इससे पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए पढ़ा है f/x कह लें या चेंज इन लेंथ लिख लेता हूं, चेंज इन लेंथ से बात बन जाएगी, या x भी लिख लें आप, f/a डिवाइडेड बाय l/del l। del l को ऊपर लेके जाएं तो ये आपके सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं बच्चों, del l/l, क्या del l/l, स्ट्रेन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो y इज इक्वल टू f/a into l/del l। बेटा ये पॉइंट बहुत गौर तलब है, तो यहां से y इज इक्वल टू f/del l मल्टीप्लाइड l/a कह लें। अब f/del l क्या है, f/del l क्या है, f/del l इस ग्राफ की स्लोप है। f/del l क्या है बच्चों, इस ग्राफ की स्लोप है। इसका मतलब है स्लोप ज्यादा होगी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैं दो ग्राफ बनाता हूं, ए और बी, बी की स्लोप कम है, ए की स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब है ए की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, बी की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है। बेटा ग्राफ जब भी आए तो ये स्लोप के अकॉर्डिंग आपको देखनी होती है सारी बातें।
तो ये देखा करें, ये एमसीक्यूज के पॉइंट होते हैं, बड़े टेक्निकल पॉइंट होते हैं ये। आपने कहा इस फार्मूले में यंग मॉडुलस या कोई मॉडुलस वो है एफ बाई डेल एल एल बाई ए। तो एफ बाई डेल एल इस ग्राफ से क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ। सो एफ बाई डेल एल ज्यादा होगी, स्लोप ज्यादा होगी, स्लोप ज्यादा होगी, यंग मॉडुलस ज्यादा होगी। देख लें, स्लोप ज्यादा होगी, यंग मॉडुलस, स्लोप कम होगी, यंग मॉडुलस भी कम होगी। तो ये था हमारे पास इसके लिहाज से जो सूरत हाल थी सारी। दिस वाज ऑल अबाउट एनर्जी स्टोर्ड, सॉरी स्ट्रेन एनर्जी इन द फॉर्म मटेरियल। बेटा किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही हो समझने में या कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो वो व्हाट्सएप पे मुझे करके पूछ सकता है। 10 बजे के बाद, 10 बजे तक अवेलेबिलिटी नहीं होती मेरी। 10 बजे के बाद आप किसी भी टाइम मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, जो कोई कंफ्यूजन, कोई मसला परेशानी हुई तो आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो बेटा इस मेथड को फॉलो इसलिए मैं ज्यादा कर रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सा नेचुरली में वो सूरत मेरी एक कैफियत की वो बात बन जाती है, और स्लाइड तो जरा लिमिटेड और सीधा सीधा बोलना पड़ता है, तो उसमें मेरे लिए थोड़ा सा ये कंफर्टेबल है, इसलिए आपके लिए मैं कर रहा हूँ। नहीं कोई नहीं, मैं खुद इन कर दूंगा। आपने इन कर दी क्या? अच्छा अपग्रेड का, अल्लाह हाफिज बेटा। कौन है? अच्छा